गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 9th क्लास में स्वागत है। तो आपको जो है मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि कल की वीडियो में जो है मैंने आपको क्या सिखाया था। कल जो है मैंने आपकी ग्रामर बुक में क्लास 9th में वाक्य प्रकरण जो है मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। तो इसमें जो है मैंने ये बताया था आपको कि वाक्य किसे कहते हैं और जो है अनेक उदाहरण वाक्य के कितने तत्व है उनकी परिभाषा मैंने आपको दी थी। आपको याद हो गई होगी कि वाक्य के जो आंतरिक महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं वे कौन कौन से होते हैं जिनके कारण वाक्य बन पाता है। तो वाक्य बनाने के लिए जो है बेटा हमारे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, सबसे पहले होता है सार्थकता। क्या होता है? सार्थकता होती है कि जो हम वाक्य लिखते हैं वो सही रूप यानी कि उसका सही अर्थ हो। सार्थक यानी कि सही और निरर्थक यानी कि गलत। जो हम वाक्य लिखते हैं अगर हम वाक्य सही नहीं होगा यानी कि सार्थक नहीं होगा तो वो वाक्य जो है निरर्थक हो जाएगा। तो उसको जो है हम वाक्य के अंतर्गत नहीं लेंगे अगर वाक्य सार्थक नहीं है। दूसरा हमने आपको बताया था वाक्य को बनाते समय योग्यता। सेकंड तत्व कौन सा था हमारा? योग्यता। और योग्यता यानी कि वाक्य में प्रत्येक शब्द में प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसके मैंने आपको अनेक उदाहरण और भी समझाए थे कि जिस प्रकार जो है एक अध्यापक या अध्यापिका जो है आपको पढ़ाती है तो उसकी पढ़ाई की योग्यता, उसने क्या किया हुआ है जो आपको पढ़ाने योग्य है, तो उसकी योग्यता को देखते हुए उसको जो है टीचर का रूप में रखा जाता है। अगर एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, कोई भी नेता चुनाव में उठता है तो उसकी योग्यता उसके जो है कल्चर के बारे में देखते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, कि ये योग्य है, शासन चलाने योग्य है या नहीं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाक्य बनाते समय जो है हमें उन वाक्यों में जो शब्द ले जाते हैं उनकी योग्यता पर ध्यान देना आवश्यक है। थर्ड मैंने बताया था आपको आकांक्षा। आकांक्षा यानी कि जिज्ञासा। वाक्य में आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। जैसे संध्या के समय पूजा करता है, एक वाक्य आ गया कि संध्या के समय पूजा करता है, तो हमारी जिज्ञासा या आकांक्षा क्या होगी कि कौन करता है संध्या के समय पूजा? होगी नहीं? बताइए आप, होगी नहीं होगी? कि अगर मैं आपको कहती हूँ कक्षा में विद्यार्थी आया, विद्यार्थी में एक विद्यार्थी आया, अब आप जानोगे कौन आया है, होगा नहीं होगा? तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक आकांक्षा उत्पन्न होती है कि कक्षा में कौन विद्यार्थी आया है। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार जो है जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत जिज्ञासा या आकांक्षा का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी आसक्ति या निकटता या संनिधि, यानी कि बोलते अथवा लिखते समय वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर यानी कि लगातार निकटता का होना जरूरी है। लिखते समय जो है विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा वाक्य जो है लिखा गया है वहाँ पर ऐसे ही विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैं आपको सामने लिखती हूँ हाय, तो हाय यानी कि एक विस्मयबोधक चिन्ह है, यानी कि कहीं हर्ष उल्लास या अफसोस का शब्द होगा, है ना? हाय बेचारा मारा गया, हाय बेचारा मारा गया, मारा
गया। तो हमने जो है बेटा यहाँ मारा गया, पूर्ण विराम आएगा, मारा गया, खत्म हो गया ना। हाय, हाय यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह का हमने इसमें प्रयोग किया है। तो जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो हमें चिन्हों का जो है प्रयोग ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। तो अगर यानी कि मैं एक और सेंटेंस यहाँ पर बनाती हूँ, छी छी, कितनी गंदगी, छी छी कितनी गंदगी, गंदगी। तो ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पर भी जो है बेटा हमने विस्मयबोधक और विसर्ग का जो है प्रयोग किया है। विसर्ग का क्यों किया है? छी यानी कि छ के बाद जो है है का स्वर जो है आता है और इसलिए जो है यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यानी कि छी छी क्या है हमारा, यानी कि इसमें घृणा को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर इन चिन्हों का हमने प्रयोग किया है। लेकिन कुछ बच्चे जो है जब हम पूर्ण विराम लगाते हैं तो पूर्ण विराम लगाते समय नीचे बिंदु लगा देते हैं, तो उनका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो इन जो है चिन्हों को ध्यान में रखते हुए बेटा तभी आप जो है इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है आसक्ति, निकटता और या संनिधि, इसके अंतर्गत जो है प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग हमें वाक्य बनाते हुए करना चाहिए। वाक्यों को बनाते हुए ये चीज हमने ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पदक्रम। वाक्य में पदों को क्रम में होना जरूरी है और क्रम भंग होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे खा चुके हैं सभी खाना व्यक्ति, तो ये पदक्रम जो है हमारा सही नहीं है, यानी कि निरर्थक है। खा चुके हैं सभी व्यक्ति खाना, तो ये पदक्रम हमारा भंग हो रहा है। हम क्या लिखेंगे? सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं, तो ये क्रम जो है हमारा वो राइट होगा। तो ये खा चुके हैं सभी व्यक्ति खाना, तो ये पदक्रम हमारा भंग हो रहा है यहाँ पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम वाक्य की रचना करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था अन्वय, यानी कि अन्वय, इससे अभिप्राय है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। किसका? लिंग, वचन, काल, कारक आदि का जो है क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम ये भी ले सकते हैं, सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं, यानी कि क्रिया के साथ व्यक्ति का मेल है। कौन खा चुका है वह खाना? व्यक्ति खाना खा चुके हैं, तो कर्ता यानी कि क्रिया के साथ यहाँ पर मेल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यानी कि पदक्रम ठीक से लिखा गया। और अन्वय यानी कि मेल, अन्वय से अभिप्राय है मेल की, मेल खाते हुए वाक्य लिखे गए हैं। आज फिर हम बताएंगे आपको अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य, कौन कौन से अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य, कौन कौन से वाक्य होते हैं? ये जो है हम इस प्रकार एक तालिका बनाएंगे 8। तो अर्थ के आधार पर जो है बेटा कितने वाक्य होते हैं? 8 वाक्य होते हैं।
8। तो इस तरीके से आप तालिका बनाएंगे। सबसे पहले है उद्गार वाचक। पहला वाक्य क्या है? उद्गार, उद्गार वाचक। पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। सेकंड है आपका विधिवाचक। सेकंड विधिवाचक। थर्ड है आपका प्रश्नवाचक। फर्स्ट उद्गारवाचक, सेकंड विधिवाचक, थर्ड हमने लिखा है आपका प्रश्नवाचक और फोर्थ होगा इच्छावाचक। कौन सा बेटा फोर्थ? इच्छावाचक। और फिफ्थ होगा विधानवाचक। विधान। फिर देखिए, फर्स्ट उद्गारवाचक, सेकंड विधिवाचक, थर्ड प्रश्नवाचक, फोर्थ इच्छावाचक, फिफ्थ विधानवाचक और सिक्स्थ होगा आपका नकारात्मक। नकारात्मक, सिक्स्थ नकारात्मक। और सेवंथ संदेहवाचक। संदेहवाचक। ये उतारिएगा आप। ये वाली रिपोर्ट लेके आए हो बच्चे? कोरोना वाली नहीं है? हाँ, ये नहीं है। ये नहीं आए हैं बच्चे। एक ही है, ये दो चाहे दो आया है। चाहे कोई 6 का बच्चा आ रहा सभी को सभी को हम पे है। हाँ, ये रिपोर्ट पे 6 to 10 जो भी बच्चा आएगा रिपोर्ट लेने की अपने पास इसको भेज देगा। चल राइट करके तो बेटा मैंने आपको बताया 6th 7th है आपका और 8 होगा भी। 8 नंबर मैं आपको बता रही हूँ संकेतवाचक। संकेतवाचक। तो अभी जो है मैं इनकी आपको परिभाषाएं क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। हाँ जी बेटा, तो सबसे फर्स्ट है आपका उद्गारवाचक वाक्य की उद्गारवाचक वाक्य किसे कहते हैं। उद्गारवाचक वाक्य जो है हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, उल्लास, समझ रहे हो ना। उद्गारवाचक हाय बेचारा मारा गया, समझ आ रही ना। जिस वाक्य में हर्ष, उल्लास, विस्मय आदि का उद्गार प्रकट होता है, इसको विस्मय आदि बोधक वाक्य भी हम कहते हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य याद रखना, इसको आता है हमेशा ही। उद्गार यानी कि हर्ष, उल्लास, कोई गंदगी का बोध हो रहा हो किसी वाक्य में या कोई दुख प्रकट हो रहा हो। विस्मय उद्गार अपने मन में किसी भी कारण, कोई खुशी है, कोई दुख है, कोई गंदगी है, तो वो हमारे अंदर एक उद्गार होता है अंदर, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, उद्गारवाचक
वाक्य। जैसे हाय बेचारा मारा गया, उदाहरण बता रही हूँ मैं, हाय बेचारा मारा गया। तो हाय के बाद क्या होगा, विस्मय आदि बोधक, ये वाला ये चिन्ह लगता है हमेशा इनमें। जब भी ये चीज लिखते हो तो ये लगेगा। मान लिया हमने लिखा छी छी, विसर्ग छी, क्योंकि छी जो बोलते हैं उसके बाद हम है का स्वर निकलता है तो विसर्ग आ जाएगा और उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह। छी छी आगे क्या लिखना चाहते हो तुम? कितनी गंदी ड्रेस, कितनी गंदी क्लास, कितनी गंदा घर, क्या लिखना चाहते हो? क्लियर? तो जब हम ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? ये पूर्ण विराम के नीचे ये नुक्ता लगा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम उद्गार वाचक। हमारे अंदर कुछ उद्गार हो रहा है, ठीक है? वाह क्या छक्का मारा, खुशी। तो वह के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्लियर हो गया? उद्गार, उद्गार के अंदर क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक हर्ष, उल्लास, हर्ष या खुशी हुई है, उल्लास खुशी में ही होगा उल्लास भी, या फिर विस्मय कोई दुख प्रकट हो रहा है। क्लियर? फिर है तुम्हारा नेक्स्ट, आगे उद्गारवाचक का सब समझ। नेक्स्ट फिर है आपका विधिवाचक। विधिवाचक के अंतर्गत क्या आएगा? विधिवाचक के अंतर्गत आएगा कि जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति दी जाए उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप बेंच पर खड़े हो जाओ, या अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, या कक्षा से बाहर चले जाइए। तो कोई भी ऐसा हमारा सेंटेंस होता है वो किसके अंतर्गत आता है? विधिवाचक के अंतर्गत। प्रश्नवाचक सभी को पता है, थर्ड, क्योंकि ये इसको तो हम समझते हैं लेकिन इनको करते तो हैं हम, प्रयोग में लाते तो हैं। क्या लाते हैं? सेंटेंस को लाते तो हो प्रयोग में, लेकिन इनको हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कौन सा वाक्य है। जब कोई आज्ञा या अनुमति, क्या आपने टेस्ट कर लिया है? यस नो, तो वो आज्ञा। प्रश्नवाचक में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या आप अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए हो? मैंने पूछा ना, आपका जवाब क्या होगा? यस या नो, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें कोई इच्छा प्रकट की जाए। मुझे आज पनीर की सब्जी खानी है, मुझे अपनी कक्षा में प्रथम आना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी इच्छा है हमारी, हमने पढ़ना है, हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो इच्छा हुई नहीं हुई? नेक्स्ट है तुम्हारा विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है, निश्चित सूचना, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कि कल जो है हमारा, कल कितनी तारीख है? 18 दिसंबर को हमारा FA2 का परीक्षा फल आ जाएगा। तो ये निश्चित कर दिया कि इस दिन होगा। या फिर कोई बोर्ड की परीक्षा है आपकी कि 3 मार्च से आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी 10वीं क्लास की। क्लियर? तो एक निश्चित समय जो दिया जाता है उसे कहते हैं हम विधानवाचक वाक्य। क्लियर? निश्चित समय में जिसका संबोधन होता है, निश्चित समय दे दिया जाता है, तो उसे हम विधानवाचक के अंतर्गत वह वाक्य आते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक, ये मैं आपको बता भी चुकी हूं पहले।
नकारात्मक यानी कि किसी भी कार्य में नकार, ना, नहीं का प्रयोग कर देना। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। तो नहीं इसमें मस्ट होता प्रयोग होता है, मुख्य रूप से नहीं। संदेहवाचक, कोई संदेह हो किसी में, शायद मैं क्लास 10th में पास हूँ या ना हूँ, हो सकूंगी कि नहीं, संदेह है ना, अपने ऊपर ही संदेह है, दूसरों के ऊपर तो तब करेंगे, अपने ऊपर ही संदेह है कि शायद मैं पास हो सकती हूँ या नहीं, संदेह हो गया। या आज घर पे कोई आएगा या नहीं, कोई मेहमान आने वाला है, शायद आ जाए, तो संदेह एक उसमें शायद। नेक्स्ट, संकेतवाचक, जिस वाक्य में कोई संकेत का संबोधन किया जाए उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह पुस्तक, यह पेन मेरा है। ये पेन किसका है, पूछा, ये पेन मेरा है, संकेत है ना। मैंने कहा ये जो है इंक किसकी है, तो जिसकी होगी वो बोलेगा कि मैंने संकेत किया ना इसकी, और ये इंक किसकी है, ये इंक किसकी है। क्लियर? तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य। क्लियर हो गया? इसका था, सबसे पहले मैंने कहा था कि वाक्य किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगर हम सही रूप नहीं लिखेंगे तो हम वाक्य की संज्ञा उसको नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने उसमें बताया था आपको वीडियो में कि जो है वाक्य के कितने तत्व होते, तो वाक्य के मैंने आपको बताए थे 6 तत्व। मैं बता चुकी हूँ पहले, आप नहीं थे आज टाइम, ठीक है। तो एक बार ओरल मैं बता देती हूँ। 6 तत्व। योग्यता, जब हम वाक्य लिखते तो उस वाक्य की जो है योग्यता होनी चाहिए। फर्स्ट, सार्थकता, सही होना चाहिए वाक्य। सेकंड में योग्यता रखेंगे, फर्स्ट में सार्थकता, यानी कि जब हमारा वाक्य जो है बेटा सही नहीं होगा तो उसको हम सही नहीं कह सकते, तो सार्थकता होनी आवश्यक है किसी भी वाक्य में। दूसरा था योग्यता, उसकी योग्यता होनी चाहिए। थर्ड था आपका आकांक्षा या जिज्ञासा, कि जब हम कोई वाक्य पूछते या लिखते हैं तो उसमें किसी की भी जानने की इच्छा होती है। अब जैसे कहा वह क्रिकेट खेलने गए, कौन गए क्रिकेट खेलने, हमारी इच्छा है ना, पूछ रहे हम कौन गए क्रिकेट खेलने, तो क्या है ये आकांक्षा या जिज्ञासा। फिर फोर्थ बताया था मैंने आपको आसक्ति, निकटता या संनिधि। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जो है कि जैसे हम वाक्य लिखते हैं या काफ़ी सेंटेंस लिखते हैं तो उनमें कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, करते हैं ना। जैसे वो लिखा था मैंने हाय, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया, उसके आगे भी तो हमने लिखना है ना, बेचारा मारा गया, पूर्ण विराम। तो जब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी आसक्ति, निकटता या संनिधि, इसको नाम देते हैं ये। नेक्स्ट, पदक्रम, जब हम पद लिखते हैं वाक्य के सार्थक समूह को जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। पदक्रम यानी कि जब हम व्याकरण की दृष्टि से कर्ता क्रियाक्रम ढंग से लिखेंगे ना तो उसको हम पदक्रम। अगर मैंने लिख दिया गाय घास पीती है तो ये पदक्रम हमारा अच्छा नहीं है। या मैंने कह दिया खा चुके हैं सभी व्यक्ति खाना, क्या ये वाक्य का पदक्रम ठीक है हमारा? नहीं। तो हम पदक्रम ठीक करने को क्या लिखेंगे, सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं। क्लियर? तो पदक्रम हमारा यानी कि पद किसको कहते हैं, वाक्य को ही पद कहते हैं, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं उन्हें हम पदक्रम कहते हैं। पद कहते हैं, पद क्रम नहीं,
पद। तो ये शब्द आते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन 10th क्लास। तो आज बताया मैंने ये अर्थ के आधार पर, इनकी आपको डेफिनेशन दी है मैंने, और जो है कल मैं बताऊंगी आपको रचना के आधार पर, रचना के आधार पर करवाऊंगी कल। ठीक, तो आज के लिए 9th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।